क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 1 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। और हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन यूपीएससी और यूपीएससी का ईपीएफओ, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही टाइप के प्रीलिम्स यानी वनडे एग्जाम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, इसमें BBV 154 भारत बायोटेक की सिंगल डोज इंट्रानेशनल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए। इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देखेंगे। एनकेव्स इंडिया फोरम 2021, ये वाला हम लोग ने पीछे कुछ टाइम पहले देखा था। इसमें कुछ अपडेट है, उसको जानेंगे क्या हुआ है। रैंकिंग क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स की, कंपनीज़ की पूरे वर्ल्ड में। रशिया जो है एग्री कर गया है, इसके बारे में भी हमने पीछे देखा था कि ये वाली ट्रीटी जो है ख़त्म होने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी। रशिया ने इसको एक्सटेंड करने की बात कर दी है। ठीक, 4th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम जो है उसका, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, इससे संबंधित आज हमने टेस्ट अपने पेड ग्रुप में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन, और कई लोगों ने जो है इसको गलत कर दिया। करीबन 91% लोगों ने गलत कर दिया था। तो उससे रिलेटेड मैंने वहाँ बताया भी था कि पेड ग्रुप में किस तरीके से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का 2020 और यूपीएससी का 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें हमें क्या है कि टेस्ट सीरीज़ मिलती है। ठीक, टेस्ट सीरीज़ में फुल लेंथ टेस्ट तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, ताकि आपका जो है पूरा अच्छे से तैयार हो जाए। और ईपीएफओ में तो वीकली टेस्ट भी होते हैं। ठीक, साथ ही साथ इसके जो है स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलता है, और ये मटेरियल जो है भाई इतना पर्याप्त है, कहीं पे भी आपको और भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। जो भी मटेरियल जितना भी है रेलेवेंट से ज़्यादा रेलेवेंट, वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल दोनों ही हिंदी इंग्लिश भाषाओं में है, तो उसके लिए भी बिल्कुल भी फिक्र नॉट। ठीक, इसके अलावा जो है आपका एक डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है। मान लीजिए कि जैसे ऑफलाइन कोचिंग और बाकी कोचिंगों में होता है कि आपको बस पढ़ा दिया गया, स्पून फीडिंग कर दी गई, लेकिन आप उनसे कभी कुछ भी कोई बात नहीं कर पाते हो। ठीक, भीड़ में आपको हो सकता है कि वहाँ पे आप पूछ ही ना पाओ हेजिटेशन में, और बाद में तो टीचर से मिल पाना ही बहुत, उनकी शक्ल ही देखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग 24/7 कभी भी कोई भी आप डिस्कशन ग्रुप में अपना मैसेज डाल सकते हैं, डाउट डाल सकते हैं अपना। ठीक, उसके डाउट का जो है तुरंत उसका जो है क्लियर किया जाता है। जो भी आप टेस्ट दोगे उसके कोई भी मिस्टेक्स होंगी, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, सारा पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे दिया जाता है। ऐसा कहीं पे भी और इंडिया में नहीं हो रहा है। ठीक, इसमें आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी आपकी होती है। सारी मिस्टेक्स पहले ही मॉक टेस्ट के थ्रू करा लेते हैं, ताकि फाइनली एग्जाम में कुछ भी मिस्टेक ना हो। 85, अगर आप लोग को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, पहला जो हमारे यहाँ का टॉपिक है कि कोविड-19 हेतु भारत बायोटेक की एकल खुराक इंट्रानेजल वैक्सीन जो है, जिसका नाम BBV है, उससे संबंधित कुछ न्यूज़ आई है। देखो, आप समझो, यहाँ पे इंट्रानेजल यानी कि नाक के थ्रू जो है ये वैक्सीन डाली जाएगी। ठीक, कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन है, सिंगल डोज है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली, उसमें क्या है कि वो 2 डोज उसके होते हैं। ठीक, वो इंजेक्ट करी जाती है। ठीक है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू होती है, और कोविड-19 की तो वैक्सीन है ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंट्रानेशनल है, नाक के थ्रू, और उसमें भी सिंगल डोज है, और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं होता है। तो ये अभी क्या हुआ है कि एक एक्सपर्ट बॉडी ने इनको कह दिया कि भैया थोड़ा और काम करो इस पर, और कुछ क्लिनिकल ट्रायल करो, अभी हम इसको मंजूरी नहीं देंगे। ठीक, ये वाली बात कही गई है कि नैदानिक प्रशिक्षण के लिए करने के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित करने के लिए कहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिस्टम ये है, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इंजेक्टेबल वाली तो काफ़ी जो है मतलब प्रचलन में है, आराम से बहुत सारी हैं वैक्सीन जो इसके थ्रू जाती है। इंटरनेशनल के थ्रू जो है सिर्फ इन्फ्लुएंज़ा वाली जो है, जैसे H1 और ये सारी जो होते हैं, इन्फ्लुएंज़ा फ्लू वाली आज तक हुई है, बाकी कोई भी वैक्सीन अभी नहीं हुई है। और कोविड-19 ऑलरेडी इट्स ए पैंडेमिक, इट्स नॉट लाइक एनी रीजनल बेस्ड डिजीज़। तो इतने बड़ी डिजीज़, उसके लिए हम इंटरनेशनल करें जो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। और दूसरी चीज़, ये सिंगल डोज है, और सिंगल डोज है तो इसके पैसे क्यों नहीं कम कर रहे हो भाई? बाकी सब तो डबल डोज है, तो उनके पैसे भी के उसी एक बराबर चल रहा है। तो ये सच सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको कर दिया गया है। बाकी फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल से ही है कि इंट्रामस्कुलर होता है स्किन, और वैक्सीन जो होती है उसको ओनली जो इंजेक्ट करी जाती हैं। ठीक,
ऊतक में त्वचा और मांसपेशियों त्वचा के नीचे के बीच इंजेक्शन लगाने योग्य शॉट्स के लिए लगाया जाता है। ठीक, हाउएवर इंटरनेशनल जो है वो ज़्यादातर स्प्रे की जाती है। नेशनल स्प्रे आप लोगों ने देखा होगा, जुकाम वुकाम में लोग लगाते हैं, वो जो है फव्वारा सा मारता है ऊपर। ठीक, इनहेल्ड इंस्टेड ऑफ इंजेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक, और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन टाइप नहीं है आज तक। जो बस इसका जो बेनिफिट है इंटरनेशनल के थ्रू वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डिलीवरी और इसमें करने में आसानी होती है। इंजेक्टेबल वाले में क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करो, यहाँ से वहाँ लेके जाओ, फिर उसको लगाने में काफ़ी दिक्कत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इम्यून सेल भी आप ज़्यादा बना सकते हो। टिश्यू लाइनिंग से जो है ज़्यादा इम्यून सेल बन भी जाते हैं। ठीक, इससे निडल का कोई जो से रिलेटेड जो भी कई सारे खतरे हैं वो भी नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सिंगल डोज है तो ये ईजियर होती है रिसीविंग वैक्सीन। ठीक, जैसे कल वाले हम लोग ने उसमें करंट अफेयर में देखा भी था कि हर्षवर्धन जी ने, जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ के, उन्होंने ये कहा भी था कि 2020 में तो हम लोग वैक्सीन बनाने का चैलेंज था, अब 2021 में क्या है कि वैक्सीन को पहुंचाने का चैलेंज है पूरे वैश्विक उसमें। ठीक, तो ये वाली चीज़ है इंजेक्टेबल वैक्सीन से रिलेटेड। कई सारे इनके हैं भी, ईजियर टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच ए वैक्सीन। मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसानी से कर सकते हो आप लोग, लेकिन वही है कि इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। इसमें जो है आपने देखा गया है कि मीजल फ्लू और इसी के लिए हुई है, बट उसमें भी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। इनके जो वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं वीकेंड वायरस के, वो ज़्यादातर तो क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं क्लियर कर पाए। इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए जो मैंने आपको बताया उसी के थ्रू लाइसेंस हुआ है आज तक, बस एक ही का। तो यार कोविड-19 जो इतना बड़ा जो है वैश्विक स्तर पे जो है इतना बड़ा पेंडेमिक बना हुआ है, उसके लिए फिर इसको करना है, ये ठीक नहीं है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जब सिंगल डोज है तो पैसा भी कम करो ना यार। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये वाला जो हमारा अगला टॉपिक है, ये है, इसका नाम एन केव्स इंडिया फोरम 2021। ठीक, सिंपल सी इसमें चीज़ ये है, ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग। ठीक, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है आपका कि नेचुरल, एक सेकंड, यहाँ पे था इसका फुल फॉर्म, ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन के क्षेत्र में किए गए प्रयास। अब देखो, नेचुरल यानी कि आपका नेचर से जो चीज़ें हैं, वैसे तो हम लोग को लगता है कि नेचर जो है सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर, बात वही है ना, जो चीज़ फ्री मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती है। ये बात ज़िंदगी की सच्चाई है। अब नेचर हम लोग को जो है फ्री में चीज़ें देती है, लेकिन नेचर को देखो हम लोग कितनी क्या दुर्दशा हम लोग ने कर दी है, क्योंकि हम लोग की ग्रीड इतनी ज़्यादा है। कैपिटल मतलब कि जो उससे पूंजी हम लगा रहे हैं, जो नेचुरल पूंजी है, उसको हम अकाउंट करें भैया कि किस तरीके अकाउंट भी करें। ठीक, और साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी करें कि क्या हमें इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है नेचर। ठीक, कि हमको क्लीन वाटर दे रहा है, स्वच्छ हवा दे रहा है, हम उसको गंदा कर रहे हैं, बात अलग है। वो नेचर तो हमें क्लीन एयर ही हमेशा देता था। ठीक, क्लीन वाटर ही हमेशा देता था। ठीक है ना, अच्छे से अच्छी जो है सारी सेवा मतलब देता था। तो हम उसको आज भी जो है इसको देखें कि नेचर किस तरीके से हमें कैपिटल क्या दे रहा है। कोई भी हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो इसमें एक तरीके से इन्वायरमेंट को जोड़ने की बात करी गई है इकोनॉमी से। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना इसको, वही वाली चीज़ है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक जोड़ के काम करने की ज़रूरत है, और इससे जो है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो यही सारी पूरी इसमें बात है, जो पहले भी इसको कवर किया जा चुका है, और इसको फिर से एक बार इसको कवर कर देते हैं कि इसमें देखिए कौन कौन से, इसको कौन इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइज किसने किया था इस फोरम को, मॉस्पी ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किया था। ये 5 कंट्रियों का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि इब्सा हो गया आपका, इब्सा। ठीक, और इब्सा फिर इसके बाद चाइना और मेक्सिको। इब्सा क्या है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना, सीएम। ठीक, इसको सीएम इब्सा भी कर सकते हो आप, सीएम मतलब चाइना और मेक्सिको। ठीक, और इसमें क्या है कि इंडिया में प्रोजेक्ट जो है मॉस्पी कर रहा है और कई सारों की मदद के साथ कर रहा है, जैसे कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो गई, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, इसको फंड कौन कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, ईयू कर रहा है। ईयू क्या है, ये आपका यूरोपियन यूनियन है, और साथ ही साथ कई सारे और भी इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, यूएनईपी हो गया, सीबीडी हो गया। ठीक, सीबीडी में ही आपका जो है नगोया प्रोटोकॉल भी होता है और आईची टारगेट्स भी होते हैं। ठीक है, कब आया था, 1992 में आया था, अर्थ समिट में आया था।
और दो कौन से आए थे हर समिट में, एक आया था UNFCC। अब देखिए ये एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन है जिसको आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। ठीक, UNFCC निकला था और आपका UNCCD निकला था। ये कैफ़े कॉफ़ी डे नहीं है, ये है कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा क्या है, आपका ड्यूरेशन इसका वही है, 2021 में ख़त्म हो रहा है और ये वर्चुअल फॉर्मेट में अभी किया गया 28 जनवरी, 14 जनवरी से 14, 21 और 28 जनवरी को। ठीक है, और इसका एम यही है कि इन्वायरमेंट को जोड़ो और अपना इकनॉमी से इन्वायरमेंट जो दे रहा है उसको देखो भैया, उसकी मूल्यांकन क्या करो और फिर उसकी मतलब अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा ना करें कि सिर्फ उसका शोषण ही करते रहें। ठीक, अब अगला जो एक ये वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इंडिया के कोई भी ब्रांड अब आगे बढ़ रहा है तो उसके बारे में कम से कम वनडे एग्ज़ाम में आयोग जैसे कुछ पीछे वाला एग्जामिनेशन हो सकता है पूछ सकते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की पूरे वैश्विक उस स्तर पे किया गया रैंकिंग निकाली गई सबसे मजबूत ब्रांडों की, तो उसमें इंडिया की तरफ से मुकेश अंबानी की जो ये मतलब रिलायंस जियो है, ये पांचवी सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में पांचवी सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड पाया गया है, सॉरी, ठीक, ग्लोबली। ठीक है, और इसमें एक और कौन कौन से हैं, फरारी, कोका कोला, अभी इसकी डायग्राम है उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक, ये ब्रांड फाइनेंस करके एक है, इनकी जो एक रैंकिंग है ग्लोबल 500 की रैंकिंग, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड को देखा गया है कि भैया बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जिसमें विच डिटरमाइन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड, इसको टॉप किसने किया, वी चैट ने किया है। वी चैट जो है चाइना का एक तरीके से व्हाट्सएप की तरह है और इसकी एनुअल रिपोर्ट में देखा गया कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, सबसे मजबूत भी है और जो है मूल्यवान भी है। ठीक है, इसी में और भी रशिया की सेबर, रशियन बैंक सेबर भी है, कोकोला भी है 4th नंबर पे। ठीक, और एप्पल जो है वैसे देखा है तो मोस्ट वैल्यूएबल अगर देखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल दोनों में देखा है तो वी चैट है, लेकिन एप्पल जो है मोस्ट वैल्यूएबल 2021 की रैंकिंग मोस्ट वैल्यूएबल है, इसके बाद अमेजोन है और गूगल है। बहुत खतरनाक ये कंपनियाँ ये सब। अच्छा, इस लिस्ट में कहीं पे भी एलॉन मस्क की जो है स्पेस एक्स या फिर वो कई सारी हैं उसकी स्पेस है, ये सब कोई भी नहीं थी, टेस्ला जैसे है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये कोई नहीं है, भी हो सकता है अगले साल में आ जाएंगी ये सब। ठीक, तो ब्रांड स्ट्रेंथ में मतलब वही सारी चीज़ें हैं आपकी कि इन्वेस्टमेंट देखा जाए। ठीक, इसमें मतलब मैट्रिक्स है आपका कि इन्वेस्टमेंट कितना निवेश हो रहा है, स्टेक होल्डर इक्विटी, इसको हिंदी में बोलते हैं हितधारक इक्विटी। ठीक, आपका बिजनेस परफॉर्मेंस, ये सबको देख के निकाला जाता है। 30 कंट्री में 20 सेक्टर में निकाला गया है पूरा। इंडिया का जो रिलायंस जियो ये पांचवा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है और इसका BSI स्कोर जो है 91.7 है 100 में से, और इसको एलीट AAA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग दी गई है। 2016 में चालू हुई थी मुकेश अंबानी जी का मतलब मोबाइल अगर नेटवर्क में देखा जाए तो लार्जेस्ट है इंडिया में, थर्ड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, इसके 400 मिलियन सब्सक्राइबर है। ठीक, सेकंड कौन है अपने इंडिया में, एयरटेल, और तीसरा वोडाफोन है। मुकेश अंबानी ने मतलब बहुत ही सस्ता और वॉइस कॉलिंग और ये सब 4G और जी लॉन्च कर दिया इतने सस्ते, उसमें बिल्कुल तहलका मचा दिया, हर हर किसी के पास जो है फ़ोन पहुंचा दिया जो बात है। हालांकि फ़ोन पाते ही जो है इंटरनेट का क्या यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों ने जानते ही हैं सब। ठीक, तो उसके बाद ये है कि जियो इज़ रिनाउंड फॉर इट्स इनक्रेडिबली अफोर्डेबल प्लान्स हैं, और 4G जो है मिलियंस को दे दिया इन्होंने, इंटरनेट सबके पास आ गया, इसको जियो इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उनके हिसाब से जो है जियो इज़ मतलब जियो ऑयल का अगर आप मिरर इमेज निकालोगे तो वो जियो बन जाता है। ठीक है, तो उसी से इन्होंने जियो बनाया और उन्होंने कहा भी है कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। डेटा मतलब किस तरीके से आप क्या चीज़ करते हो उसको आपके लिए जो है बिग डेटा एनालिटिक करते हुए आपको आपके हिसाब से, मान लीजिए कभी आपने कोई सर्च किया शूज़ वूज़, तो क्या होता है आपके पास हर जगह जो है जो भी आप वो वेब पेज खोलोगे सब जगह जूते की रिकमेंडेशन आने लगेंगे कि यहाँ से खरीद लो वहाँ से खरीद लो। तो ये क्या है, आपका डेटा आप ही के कि भैया आज आपका मूड है कि शूज़ खरीदने का, तो चलो ठीक है, इन्होंने तुरंत बता दिया जो कंपनियां हैं शूज़ बेचने वाली कि भैया जाओ आज तो बेचे, ये खरीदना चाह रहा है, तो आपको डेटा निकाल के दे रहे हैं। तो उन्होंने डेटा दिया और आपको फिर जूते की जो है रिकमेंडेशन आने लगी। ठीक, फास्टेस्ट ग्रोइंग है टेलीकॉम सेक्टर में, बहुत ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यूज़ की ज़्यादा। अब इसमें देखिए जो रैंकिंग है वी चैट ने जीती है, ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल 500 है ये, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 10 ब्रांड्स कौन कौन सी हैं आपकी, फरारी सेकंड नंबर पे, सेबर रशियन बैंक और कोकोला 4th हो गया, जियो जो है आपका 5th हो गया, डियोलाइट जो है 6th है आपका, लीगो जो है ये आपका 7th है, अमेजोन 8th, डिज्नी 9th और
EY आपकी 10th है। ठीक, अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है कि रशिया एग्री कर गया है स्टार्ट ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए। 27/1/2021 को इसने अप्रूव कर दिया कि हाँ भैया ये एक्सटेंशन कर दो। ये ट्रीटी क्या है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, ठीक, परमाणु जो हथियार हैं किसके किसके पास, रशिया के पास और USA के पास, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना है, ताकि मतलब जो भी न्यूक्लियर हथियार हैं वो सब ख़त्म कर दो, दोनों ही लोग ख़त्म करें आपस में। ट्रीटी है तो ये एक्सपायर होने वाली थी, इसको तुरंत ही उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। कितने, 5 सालों से। मतलब ये है कि ये करे कभी नहीं ख़त्म करेंगे, देखना आप। ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये कभी ख़त्म नहीं, अगर ख़त्म कर भी देंगे तो बताएंगे भी नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास हथियार हैं तभी जो है शांति है, ऐसा ये लोग मानते हैं आपस में कि ये डिटरेंस फैक्टर है कि दोनों के पास है हथियार। किसी एक ने भी पहले ख़त्म कर लिया, दूसरा फेंक के मार देगा दूसरे पे। तो ये वाली चीज़ है। इसमें 2021 में ख़त्म हो रही थी फरवरी में, इसको रिन्यू कर दिया गया 5 साल के लिए। ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक, न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है और ये यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में है। फॉर्मल नेम जो है इसका वो क्या है ये जानना जरूरी है। आयोग हो सकता है कि स्टार्ट याला नाम ना देके ये दे दे, मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव आर्म्स। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना। इसी तरीके से आप लोग कमेंट करके बताना है, पहले वो पूछ चुका हूँ। ईरान न्यूक्लियर डील का जो है ऑफिशियल औपचारिक नाम क्या है। ठीक, ये वाली जो डील है स्टार्ट ट्रीटी जो है वो पराग से चालू हुई थी। आपका पराग कहाँ पर है, चेक रिपब्लिक में है। ठीक, 8 अप्रैल 2010 से 5 ये, लेकिन फोर्स में कब आई थी, 5 फरवरी 2011 से। तभी ये 5 फरवरी को देखिए ख़त्म होने वाला था। ठीक है, और इसको बराक ओबामा और मेडवेडेव जो थे इससे पहले, पुतिन से पहले वहाँ के रशिया के, तो उन्होंने साइन किया था। और स्टार्ट को रिप्लेस किया गया, मतलब स्टार्ट ने किसको रिप्लेस किया था, ट्रीटी ऑफ मॉस्को, सॉर्ट को। ठीक, जो एक्सपायर हो गया था दिसंबर 2012 में। स्टार्ट ट्रीटीज़ है। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड का जो है मैप है। आज की आप लोग की मैपिंग की एक्सरसाइज क्या करनी है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से निकल रहा है, आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, आपकी इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, और आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा, ये कहाँ से पास हो रही है, किन किन कंट्रीज़ पास हो रही है, क्या आपका इसका फिजिकली मैप में सारा डेजर्ट कहाँ पे है, कौन सी ओकावांगो जो है कालाहारी डेजर्ट कौन सा है, यहाँ से कौन सी कोल्ड नदी जा रही है, मतलब कोल्ड ओशियन करंट जा रहा है, कौन पेरुवियन है, क्या है। ठीक, एगुलहास कहाँ पे है, ये पूरा अफ्रीका को आज जो है आप लोग को मैपिंग एक्सरसाइज करनी, चार्ट डालना है इसको। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है कि 4th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। ठीक, ये 4th एडिशन है किसका, कि कुछ ऐसा निवेश करना है फ्यूचर के लिए इनिशिएटिव। अब ये किसने, हर्षवर्धन जी, बहुत काम करता है ये आदमी सच्ची में, मतलब काबिल तारीफ़ है ये इनकी, मतलब बहुत कर्मठ आदमी है। 4th एडिशन था किसका, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का। 27 जनवरी को ये हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आप लोगों को पता ही है सब कुछ कोविड चल रहा है और हर जगह जो है बस सब कुछ अब वीडियो पे ही चल रहा है। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये फोरम होस्ट हुआ कहाँ पे, रियाद में। रियाद कहाँ पर है बताइए आप लोग, कमेंट करें किस कंट्री में है यार रियाद, इतना तो बता ही सकते हो, करो कमेंट। कमेंट क्यों नहीं करते हो, थक जाओगे क्या इसमें। वॉज टू फाइंड सोल्यूशन ऑन हाउ बिजनेस एंड गवर्नमेंट कैन एक्सपेंड एक्सेस टू। इसमें जो फोरम में इस बार जो बातचीत हुई वो ज़्यादातर हेल्थ केयर पर डिपेंड थी कि आप उसमें एक्सेस कैसे कर सकते हो। ठीक, किस प्रकार से आप जो है जा सकते हो हेल्थ केयर में, कैसे हेल्थ केयर को ट्रेनिंग कर दे सकते हो वर्कर्स को, आपके जो भी रेगुलेटरी यानी कि विनियमित जो बैरियर्स हैं, एंकरेज करो इन्वेस्टमेंट में हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ में, मतलब हेल्थ को सबके तक पहुंचाना है। टेक्नोलॉजी निवेश जो भी चाहिए सब कुछ इस पे काम करना है। कौन से फ्यूचर, इस वाले फोरम में हुआ ये बात। ठीक है, ये इन्होंने ये कहा है हर्षवर्धन जी ने कि बहुत ही डायनेमिक प्लेटफॉर्म है और हैज़ बिकम, मतलब हर साल जो है ये बिज़नेस वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। और इसमें 5 बड़े ट्रेंड की बात इन्होंने करी है। और ये मेंस में देखो ऐसे ही पॉइंट आप लोग जो है लिख सकते हो, ये लिख लिया करो अलग से नोटबुक में। ठीक, देखिए जो लोग प्रीलिम्स पे ज़्यादा इनका पहला फोकस है, थोड़ा बता देता हूँ, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, वो लोग नोटबुक बनाएं
जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ या फिर वैल्यू एडिशन बताता हूँ वहीं लिखिए। बाकी आप लोग जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, वो लोग वीडियोस देखें, वहाँ पे नोट्स बना लें। नहीं तो जिनको पीडीएफ मिल चुकी है उनको लिखने की जरूरत नहीं हो, खाली क्वेश्चन और वैल्यू एडिशन करें। इसके अलावा अगर आप काम ये भी कर सकते हो, मेन प्रीलिम्स और मेंस का काफ़ी पोर्शन जो है वो क्या है, ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि मेंस का जो सिलेबस है, जैसे GS 1 हो गया, GS 2 हो गया, ठीक, GS 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे आप बना लो, ठीक है। इसमें जैसे GS 1 में कौन कौन से आ गए, इंडियन सोसाइटी आ गया, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गया, ठीक है। इनके जो है GS 1 वाले उसमें बना लिख लो टॉपिक्स। GS 2 में पॉलिटी वाले, गवर्नेंस वाले, ये सब इसमें लिख लो। GS 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल, आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये सब इसमें लिख लो GS 3 में। समझ रहे हो? तो आपका मेंस तक का जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहीं से रिवाइज भी कर लो। समझ में आ गई चीज़? आगे तो ज़रूर एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक। और देखिए ये अच्छा, जो 5 इन्होंने टॉपिक दिए हैं, 5 हाईलाइट जो बताए हैं, बिग ट्रेंड बताए हैं इन्होंने, कोविड, ड्यू टू द कोविड-19 एंड इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल बिजनेस, कोविड-19 के बाद वो क्या है कि इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का प्रभाव क्या है, वैश्विक वृद्धि के बुनियादी ढांचे का महत्व, मतलब यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद जो है आपका पर्यावरण के लिए सहानुभूति, मानव संसाधन और कार्य के भविष्य में हो रहे बदलाव, कंपैशन फॉर द एनवायरनमेंट, और पूरे समाज और सरकार के दृष्टिकोण पर केंद्रित व्यापार के अनुकूल प्रशासन, ठीक, बिजनेस फ्रेंडली जो है गवर्नेंस हो रहा है, सुशासन हो रहा है, विथ फोकस ऑन द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट अप्रोच। इन्होंने ये भी बताया इसमें कि आरोग्य सेतु ऐप जो है करीबन 160 मिलियन इंडियन यूज़ कर रहे हैं, और उसमें ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी है, आसपास कोई रहता है तो पता चल जाता है भैया कि कौन जो है कोविड से ग्रस्त है, तुरंत उसको दूर भगाओ या खुद भाग लो वहाँ से, ठीक। एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके अंतर्गत हो रहा है, इतिहास प्लस AH पैच ऑफ आरोग्य सेतु से हो रहा है ये। और इन्होंने ये भी बताया कि डेवलप्ड ए कम्प्रिहेंसिव विजन फॉर द स्किल्ड ह्यूमन फोर्स, ये हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, ठीक। स्किल्ड ह्यूमन फोर्स की बात करी गई है, क्लाइमेट चेंज से निपटने की बात करी गई है, क्लीन फ्यूल कंजम्पशन की बात करी गई है, ठीक। स्वच्छ ईंधन की खपत की प्रोत्साहन करने की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा, मतलब कदमों के बारे में भी बताया। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस दिया इस फोरम से कि इंडिया जो है बहुत बहुत तेज़ प्रोग्रेस कर रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग भी हर किसी की जो है अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है क्रिप्टो करेंसीज है एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि इंडिया में RBI क्या चाहता है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उन सबको कर दे बैन, ठीक। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गई, एल्ट कॉइन भी बोलते हैं बिटकॉइन के अलावा जो है, ठीक, जैसे इथेरियम हो गई, ठीक, और भी कई सारी हैं, उन सबको कर दो बैन। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी ये सारी हैं डिजिटल करेंसी, इन ये जिस पर आधारित हैं, जिस टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन, इससे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले दिया भी था इस बार। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करो और अपनी भारत की जो है ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बनाओ, उसको बढ़ावा दो, ठीक। बाकी जो चल रही हैं उनको सब खत्म करो, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं, इसको लीगल स्टेटस दो, इसको बढ़ावा दो। और इस पे जो है मसौदा भी तैयार किया इन्होंने, यानी कि ड्राफ्ट बना दिया है बिल 2021 का। ये है पूरी बात, ठीक ठीक। तो ये है सारी बात, और उसमें अब देख लेते हैं कुछ कुछ इसमें जो फैक्ट बचे हुए हैं। देखिए इसमें क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल करेंसी को बनानी है, प्रमोट करना है ब्लॉकचेन को, और लोअर हाउस में इससे रिलेटेड एक बुलेटिन भी पास कर दिया गया है। अब देखिए 2018 में इन्होंने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी, इन्होंने कह दिया था कि लीगल नहीं है, हालांकि इलीगल कहने से कतरा गए थे लोग। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब ये कम्प्लीटली बैन करने की बात करी जा रही है, और नेशन बैन कर देंगे मोदी सडन। अब इन्होंने मतलब ये था कि जब 8 नवंबर 2016 को बैन कर दिए गए नेशन करेंसी, ठीक, तो उसके बाद जो है ये क्रिप्टो करेंसी को भी बैन करने की बात कर दी गई थी उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी कई सारे एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो पैसे वैसे का लेन देन करके, तो वो लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और फिर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली, और कुछ रेस्पाइट मिला मार्च 2020 में कि भैया कुछ, अब लेकिन गवर्नमेंट मूड में आ गई कि कुछ नहीं, कोई राहत वाहत कुछ नहीं, अब ख़त्म करो ये सब, हम अपनी बनाएंगे। क्यों, जब अब देखो डिजिटल पूरे भारत में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो क्या आप डिजिटलाइजेशन, क्या मनी के उसमें क्या रोक लोगे, क्या नहीं रोक सकते। तो जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते ना,
उसकी दिशा को निर्धारित कर लो अपने फेवर में। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ आपको ऐसा है कि आप उसको रोक नहीं सकते, जैसे कि सूरज की रोशनी है, सूरज की किरण है, सूरज की जो मतलब रेज आती हैं, क्या उसको रोक सकते हो आप? नहीं रोक सकते। तो उसको जो है निर्धारित कर लो, अपने अनुकूल बना लो किसी तरीके से। कैसे? जैसे सोलर पावर से, समझ रहे हो? उसी तरीके से जैसे डिजिटल है वो है, तो आप क्या करो, सारी बंद कर दो, अपनी डिजिटल करेंसी बना लो, ताकि जो लोग, भाई अगर तुम बैन ही कर दोगे सारी, तो लोग जो है इलीगली करेंगे। तो इलीगली ना करें, तो इंडिया वाले खुद कह रहे हैं कि हम भैया लीगली वाली बना के देंगे, उसको यूज़ करो, काहे परेशान हो? ठीक। तो ये चीज़ है क्रिप्टोग्राफी, और इसमें काउंटरफीट और डबल स्पेंड नहीं होता है, इसलिए जो है क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें मतलब कोई भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है। ठीक। और थाउजेंड ऑफ अल्टरनेट कई सारे निकल के आए हैं बिटकॉइन के अलावा। ये कुछ नाम हैं, इनको अल्ट कॉइन भी बोलते हैं, पियर कॉइन, लाइट कॉइन, नेम कॉइन, एथेरियम, कार्डानो, ईओएस, ये सारी की सारे क्रिप्टो करेंसी। एडवांटेज यही है, कॉन्फिडेंशियल हैं, गोपनीय रहते हैं, लेन देन शुल्क रहता है, क्रेडिट मतलब आसानी से इस पर लोन वो मिल जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक वैसे जो यहाँ पे दिए गए हैं उसके अलावा भी बताऊंगा। साइबर सुरक्षा के मुद्दे हैं इसमें। ठीक, कोई भी आपको जो है उठा के निकाल ले सकता है। आप प्राइस वॉलेटिलिटी भी है, तो अभी आप देखो, अभी $40,000 तक पहुँच गया था, फिर उसके बाद कम हो गया, फिर ऊपर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। इनहेरेंट वैल्यू कोई है ही नहीं। वही डिजिटल है, डिजिटल में क्या, अगर कोई मान लो कि आपको कोई चुरा ले तो आपको, या फिर आपके पास है भी और उसकी वैल्यू मान लो कल को डॉलर हो जाए। वैसे जैसे आपके पास नोट रहते हैं तो उसकी गवर्नमेंट की एक उसकी वो तो है, लीगल बैकिंग तो है, या फिर उसकी जो है कोई वैल्यू, तो जैसे पहले सोने के सिक्के होते थे, तो सोने का तो कुछ भाव होता था ना, और कोई रेगुलेशन भी नहीं है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, क्रिप्टो करेंसी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है ब्लॉकचेन पे, और इंक्रिप्शन टेक्निक होती है, इसलिए काफ़ी सेफ भी है। मॉनेटरी यूनिट होती है, वेरीफाई द ट्रांसफ़र ऑफ द फंड। अब ये डिसेंट्रलाइज भी है, कोई सेंट्रल बैंक या फिर कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं करते हैं। एक ड्रॉबैक इसका ये भी था पीछे, कि दिखा रहा है कि टेररिज्म के लिए भी यूज़ हो रहा था। कई लोग जो है टेररिज्म के लिए आर्म्स की खरीद फरोख्त इसके थ्रू ही करने लगे थे। ठीक, इसमें जो है इंट्रेंसिक वैल्यू कोई नहीं है। ठीक, कोई मतलब कि इसकी खुद की वैल्यू क्या है? अगर डिजिटल करेंसी है, आपको दिख रही है डिजिटली, तो आप उसको क्या अंदर हाथ डाल के निकाल सकते हो क्या? या फिर उसकी कोई वो चीज़ है इसमें, सोना चांदी कुछ से कुछ लदा हुआ है? नहीं लदा हुआ है, कुछ नहीं उसकी। साथ ही साथ इसकी फिजिकल फॉर्म होता नहीं है, और इसकी सप्लाई भी डिटर्मिनेट नहीं है किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक, इसी प्रकार हम आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जो इसका नाम है कौन बनेगा ISPC। यहाँ पे भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये करेंसी नहीं, यहाँ पे करप्शन होगा, ये गलत लिख गया है ये। ठीक, भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, तो ये देखिए, करेंसी, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात कही गई है। इंडिया की रैंकिंग 90th दी गई है। ठीक, 90वीं करप्शन 2020 में। बताइए कि स्टेटमेंट ये सही है कि गलत? अगला स्टेटमेंट है कि डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है टॉप की पोजीशन पर रहे हैं, और इसको कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। तो देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट वो गलत है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2020 में 86वीं रही है। ठीक, 90 नहीं रही है। और ये 86वीं जो है एक्चुअली 6 पोजीशन नीचे आ गई, यानी कि 2019 में हमारी इंडिया कितनी रैंक थी? 80 थी। ठीक, हमारा स्कोर ये है 40 था। सोमालिया और साउथ सूडान जो है, ठीक, ये अफ्रीका से ही रिलेटेड है, तो अफ्रीका में इसको जो आप मैपिंग आज करोगे तो उसको ढंग से कर लेना। ठीक, ये सबसे नीचे हैं, बहुत ही ज़्यादा करप्शन यहाँ पे होता है, भ्रष्टाचारी बहुत है यहाँ पे। ठीक, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, ये जर्मन का NGO है। ठीक, यानी कि नॉन गैर सरकारी संगठन है बर्लिन में। ठीक, ये निकालता है अली। तो इसी तरीके से आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, और पर्सनली आप लोग अगर वन स्टॉप डेस्टिनेशन ज्वाइन करना चाहते हो हमारे पेड ग्रुप को, ताकि आपको इधर उधर कहीं पे भी जाके जो है गोता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में टेस्ट सीरीज भी करिए आप, जो है स्टडी मटेरियल भी सब आपको मिल रहा है, साथ ही साथ डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। सब कुछ एक साथ मिलेगा, एक जगह पे मिलेगा। आपके साथ हमेशा हम लोग लगे रहेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, सारे सुधार अभी करेंगे ताकि एग्जाम में आपके से कोई गलती ना हो। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना हो तो 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।